हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सेट नंबर है 18। इससे पहले ऑलरेडी हमने 17 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक चलती हैं, उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे सवाल बाहर नहीं लिए गए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या शॉर्ट में से कह सकते हैं HCl, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, हमारे पेट में HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? बताना है कि रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, रेतीली मिट्टी रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि उदासीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? बताना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? लवण और जल, अम्ल और लवण, या फिर क्षार और लवण, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? लवण और जल, अम्ल और लवण, क्षार या लवण, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत लवण और जल प्राप्त होता है, जिसे सॉल्ट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब एसिड और बेस, ठीक है, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिससे लवण प्राप्त होता है, सॉल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका pH वैल्यू 7 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? 20 घंटा पहले, 12 घंटा पहले, या 24 घंटा पहले, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, चक्रवात की चेतावनी 24 घंटा पहले जारी की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? बताना है आपको कि वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी पर असमान ताप के कारण, या फिर पृथ्वी के समान ताप के कारण, या फिर पृथ्वी के ठंडा होने के कारण, या फिर एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब पृथ्वी पर असमान ताप होता है तब ये वायु धाराएं चलना शुरू होती हैं। ठीक है, ये वायु तभी उत्पन्न होती हैं जब पृथ्वी पर असमान ताप होता है। जिसे कहने मतलब है कि कहीं गर्मी और कहीं वायु गर्म हो जाती है, कहीं ठंडी हो जाती है। तो देखेंगे कि गर्म वायु ऊपर उठती हैं और उसका जगह लेने के लिए ठंडी वायु वहाँ पर पहुँचती हैं, जिससे यहाँ से वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, असमान ताप के कारण। अगला सवाल है, हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? बताना है, हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? अमेरिकी महाद्वीप में, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन और कुछ अच्छे से होना चाहिए था। हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? अमेरिकी महाद्वीप में, जापान में, अफ्रीका में, एक से अधिक में से कोई नहीं। सवाल ये था कि हरिकेन चक्रवात ये जो नाम है ये किस जगह स्थान पे इसका नाम लिया जाता है या कहा जाता है? अमेरिकी महाद्वीप में, जापान में, या अफ्रीका में, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ये हरिकेन आपको अमेरिकी महाद्वीप में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, बवंडर कहाँ पहुँचता है? समुद्र से समतल की ओर, या फिर जमीन से आसमान की ओर, या फिर आसमान से जमीन की ओर, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बवंडर आसमान से जमीन की ओर पहुंचती हैं। ठीक है, आसमान से जमीन की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति की होती है?
एक हिंसक बवंडर मतलब जो बहुत तेज आंधी तूफान वाला जो होता है, वो बवंडर जो होता है उसका जो गति होता है, स्पीड होता है, वो कितनी की होती है? 300 किलोमीटर पर घंटा का, या फिर 100 किलोमीटर पर घंटा, या फिर 50 किलोमीटर पर घंटा, जो तबाही मचाने वाला होता है उसकी स्पीड कितनी होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है सिंपल सा। तो ध्यान रखिएगा, ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत की पश्चिमी तट किस प्रकार का है? भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील, या फिर चक्रवाती तूफानों के लिए अधिक संवेदनशील, या फिर चक्रवाती तूफानों के लिए कमजोर नहीं है, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत जो लिखा है ना, भारत का पश्चिमी तट, ये किस प्रकार का है? तो ये भारत का पश्चिमी तट चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी घाट देखेंगे फिर ज़्यादा संवेदनशील है, वहाँ पे ज़्यादा देखेंगे कि वहाँ पे चक्रवाती तूफान आते रहते हैं। अगला सवाल है, कौन विषम है? बताना है इसमें से कि कौन सा विषम है। मानसून, टाइफून, चक्रवात, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तब देखेंगे इसमें से मानसून अलग है, जबकि टाइफून और चक्रवात अलग है। ठीक है, ये टाइफून और चक्रवात एक कह सकते हैं आंधी तूफान है, जबकि मानसून क्या है? मानसून एक विशेष प्रकार का जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, जो अपने साथ बारिश और आंधी के साथ आता है। ठीक है, तो टाइफून और चक्रवात अलग हो जाएगा, जबकि मानसून क्या है? टाइफून और चक्रवात देखेंगे कि कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है ये, लेकिन मानसून क्या है? मानसून एक कह सकते हैं विशेष प्रकार का जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगा लेता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? दरवाजे के पास, छत पर, किसी भी दीवार पर, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? अच्छा सवाल है, सोच के बताना इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत पर। क्यों? क्योंकि धुआं जो गर्म होती है तो गर्म कहाँ उठ कर ऊपर जाएंगी ना, अगल बगल तो जाएंगी नहीं। ये धुआं ज़्यादातर जो गर्म होता है, तो गर्म जो होता है तो वो गर्म हवाएं कहाँ जाएंगी? ऊपर उठ कर जाएंगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो अलार्म है वो कहाँ लगाना चाहिए? छत पर लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी दीवार पर लगा देते हैं, दरवाजे पर लगा देते हैं, तो हो सकता है कि वो जितना जल्दी वहाँ पे ना पहुँचे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, छत पे रखना चाहिए। अगला सवाल है, चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है? शांत क्षेत्र, गतिमान क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, ये शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात का जो केंद्र होता है ना, सेंटर पॉइंट, वो शांत क्षेत्र होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, एक कमरे में के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है। एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है, जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन समझना है आपसे, आपको समझना है कि एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है और एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है, जो पर्दे के समानांतर है। ठीक है, पैरेलल। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे के अंदर धकेल दिया जाएगा, कमरे के बाहर धकेल दिया जाएगा, ठीक है, या फिर एक छोर घुमावदार की ओर एकत्रित हो जाएंगे, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, कमरे के बाहर ये धकेल दिए जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि कमरे के बाहर इसे धकेल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? सवाल है, हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? वायुदाब को प्रभावित नहीं करती, या फिर वायुदाब को कम करती हैं, या फिर वायुदाब को बढ़ाती हैं? एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, हवा की गति में वृद्धि वायुदाब को कम करती है। ये अब बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, हवा की गति में जब वृद्धि होती है तो वायुदाब में क्या होती है? कमी आती है। ठीक है, वायुदाब को कम करती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वायु के क्या कार्य हैं? दाब डालती है, जलाने में सहायक होते हैं, तापमान नियंत्रित करती है, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो अब देखेंगे कि वायु दाब भी डालती हैं, जलाने में सहायक भी होते हैं, और तापमान नियंत्रित भी करती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? बहुत गर्म और गीला,
या फिर गीला जिसे ह्यूमिडिटी आप कह सकते हो, और गर्म और सूखा या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गर्म भी देखने को मिलेगा आपको और ह्यूमिडिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है, केरल में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में भी है और समुद्र के किनारे भी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी क्यों होती हैं? बताना है कि रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी क्यों होती हैं। आर्द्रता अधिक हो जाती है, बालू तेजी से ठंडी हो जाती हैं, या फिर तेज हवा चलती है, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सही होगा, बालू तेजी से ठंडी हो जाती हैं। देखिएगा रेगिस्तान में क्या होता है ना कि दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात उतनी ही ठंडी होती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो बालू जो सैंड होता है ना, वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी वो ठंड भी हो जाता है। अब देखेंगे टाइल्स वगैरह आपके घर में लगा होगा, तो ठंड के मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता होगा और गर्मी मौसम वो गर्म भी होता है ना। तो इसी तरह से वहाँ पे जो बालू है, तो दिन के समय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़ती है, और रात में उतना जल्दी वो ठंडा भी हो जाती है, तो वहाँ पे शीत महसूस होती है, ठीक है। तो बी कथन यहाँ पे सही होगा, बालू तेजी से ठंडी होती है इसी वजह से। अगला सवाल है कि किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक, देखिए लिखा है दीर्घकालिक, ठीक है, यहाँ पे लघुकालिक नहीं है, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक, लंबे समय का औसत जो तापमान और वर्षा का जो वार्षिक रिकॉर्ड है उसे क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे, आर्द्रता कहेंगे, या मौसम कहेंगे? तो ध्यान रखना है, इसे जलवायु कहा जाएगा, ठीक है। और अगर ये छोटे से पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यदि हम बात करेंगे तो उसे मौसम कहेंगे। मौसम देखेंगे पल पल में ये चेंज होता है। जैसे अभी पूछे कि शाम कैसा है, तो अभी देख रहे हैं सुहाना मौसम, धूप निकला हुआ है, कल पता चला कि अचानक से बारिश हो रहा है, ठीक है। तो ये मौसम बदलता रहता है, ये कि शॉर्ट समय के लिए होता है, ये छोटे से समय अवधि के लिए होता है, लेकिन जो जलवायु होता है वो दीर्घकालिक होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? वर्षा से, वायु में जलवाष्प की मात्रा से, या फिर हिमपात से, या फिर एक से अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमिडिटी का मतलब ही होता है वायु में जलवाष्प की मात्रा, कि उसमें कितना पानी की मात्रा कितनी है। तो देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में वायु में ह्यूमिडिटी कम रहती है, यानी कि उसमें जलवाष्प की मात्रा ना के बराबर रहती है, जबकि वही बरसात में या फिर ठंड के मौसम में देखेंगे कि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा बरसात में देखने को मिलेगी, इसलिए देखेंगे आप बरसात में या फिर ठंड के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, ठीक है, खास करके बरसात के मौसम में, क्योंकि देखेंगे उसमें ह्यूमिडिटी या फिर कह सकते हैं कि जलवाष्प की जो मात्रा है वायु में वो अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु में जलवाष्प की मात्रा से, ठीक है। और इस अध्याय का, इस सेट का आखिरी सवाल है आपके लिए कि पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है? रेगिस्तान जलवायु में, या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, या ध्रुवीय क्षेत्र में, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ध्रुवीय क्षेत्र में, पोल पास जिसे देखेंगे, ध्रुवीय जो ध्रुव है ना, तो वहाँ पे ये पेंगुइन देखने को मिलते हैं, वहाँ पे अनुकूलित होते हैं उनके लिए, क्योंकि इन्हें ठंडा बहुत पसंद है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।